अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है थेरीज़ ऑफ रिएक्शन रेट्स को। रिएक्शन रेट की जो थेरीज़ हैं वो आपके पास है। सबसे पहले थेरी है दैट इज़ द बाईमॉलिक्यूलर कुलियन थ्योरी। वैसे तो बहुत सारी थेरीज़ हैं जो रिएक्शन की रेट को एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन हम लोगों ने दो थेरीज़ देखनी हैं। एक है बाईमॉलिक्यूलर कुलियन थ्योरी एंड सेकेंड वन इज़ अ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो लेट्स स्टार्ट विद द बाईमॉलिक्यूलर कुलियन थ्योरी. Bimolecular Kulian theory was proposed by Max Schwartz and William Lewis. इस थ्योरी के मुताबिक वो क्या कहता है? इस थ्योरी के मुताबिक वो हम कहता है कि जब भी रिएक्शन होगा तो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अगर रिएक्शन हो रहा है तो वो रिएक्शन हमेशा होगा ड्यू टू द कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, उनके दरमियान में केमिकल रिएक्शन होगा, तब वो रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। इस थ्योरी के कुछ मेन पास्टुलेट्स हैं जो कि ट्रॉर्स ने और लेविस ने प्रपोज किए थे। इस रिएक्शन का पहला पास्टुलेट क्या कहता है? इस रिएक्शन का पहला पास्टुलेट कहता है कि रिएक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस ड्यू टू कोलिजन। रिएक्शन हमेशा कोलिजन्स की वजह से होगा, टकराव की वजह से होगा। ज़ाहिर है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये रिएक्शन गैशियस फेज के अंदर करना चाह रहे हैं तो गैशियस फेज के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है तो गैशियस फेज में बहुत सारे पैरामीटर्स हम लोगों को देखने पड़ेंगे, जैसे कुलियंस क्यों हो रही हैं, कुलियन किस तरीके से हो रही हैं, दूसरा उसकी मॉलिक्यूल्स की कुलियन फ्रिक्वेंसी क्या है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कुलियन का डायामीटर क्या है। कुलियंस के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की रेट को इफ़ेक्ट कर रहे होंगे। बहरहाल जनरल बात यह है कि जब भी रिएक्शन होगा तो वो किस वजह से होगा? वो हमेशा कुलियंस की वजह से होगा। अब कुलियंस दो तरह की होती हैं, एक होती हैं फ्रूटफुल कुलियंस और एक होती हैं इनइफेक्टिव कुलियंस। फ्रूटफुल कुलियंस का दूसरा नाम होता है इफेक्टिव कुलियन। ठीक है, यही बात उसने कही है, इन्होंने साइंटिस्ट ने कही है कि ऑल कुलियंस डज नॉट लीड टू द केमिकल रिएक्शंस, कि तमाम जो कुलियंस हैं उनके रिजल्ट में केमिकल रिएक्शन नहीं होता। Third postulate is this one: the collision will cause a chemical reaction to take place are terms as effective collision or successful collisions. The other is being ineffective. एक होती हैं effective collisions, successful collisions, या इसका तीसरा नाम होता है fruitful collisions, और एक होती हैं ineffective collisions. तो दोनों collisions at the same time चल रही होती हैं, लेकिन वही वाली collisions प्रोडक्ट की तरफ लेकर जाएगी जो कि इफेक्टिव होगी। अब इफ़ेक्टिव कुलियंस के लिए क्या किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? यानी ऐसी कुलियंस कब होंगी जब वो प्रोडक्ट्स की फॉर्म में चेंज हो रहे होंगे। तो फॉर द कुलियंस टू बी इफेक्टिव द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस द एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन टू कॉज हेड ऑन। ठीक है, पहली बात, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एक्टिवेशन बैरियर को। ठीक है, एक्टिवेशन बैरियर मैंने कहा था कि जब भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज होते हैं दरमियान में एक बैरियर बनता है। रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी चाहिए होती है कि वो उस बैरियर को क्रॉस करें। लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास ये जो है वो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बैरियर कितना आएगा यहाँ पे दरमियान में? E A बैरियर है, एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है। इस बैरियर को क्रॉस करेंगे तब वो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स की फॉर्म में चेंज होंगे। मतलब इस बैरियर के मुताबिक एनर्जी चाहिए या इससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो फ्रूटफुल कुलियंस के लिए या इफेक्टिव कुलियंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी का होना ज़रूरी है। दूसरी बात, मॉलिक्यूल्स को प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब प्रॉपर डायरेक्शन में। ठीक है, और कौन सी कुलियन होंगी? हेड ऑन कुलियन होंगी। ठीक है, अच्छा, तीसरा क्या कहता है कि अब हमने ये बात कर ली कि फ्रूटफुल कुलियंस होंगी तो वो प्रोडक्ट्स की फॉर्म में चेंज होंगे। अब दूसरी चीज़ ये आती है दैट इज़ द इनइफेक्टिव कुलियंस। अगर कुलियंस इनइफेक्टिव है इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी भी नहीं है और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी नहीं है। जब ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो वो कभी भी वो प्रोडक्ट्स की फॉर्म में चेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट्स की साइड पर ही रहेगा, वो प्रोडक्ट्स की फॉर्म में चेंज नहीं होगा। तो इस अकॉर्डिंग टू अबाउ पास्टुलेट्स हम पांचवा पास्टुलेट क्या पास्टुलेट करते हैं? हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द कुलियंस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम।
रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली रिलेटेड है, कितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रही हैं पर यूनिट टाइम में, दैट विल बी कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। कौन सा फैक्टर होगा, दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग नाम देंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी का। नंबर ऑफ कोलिजन्स एक सेकंड के अंदर कितनी हो रही हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, सेकंड फैक्टर क्या है कि कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन है, और कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। तो बेसिकली आपका जब भी रिएक्शन होगा वो हमेशा 3 से 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट वन इज़ द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, सेकंड वन इज़ द प्रॉपर ओरिएंटेशन कि कौन फ्रैक्शन कि मॉलिक्यूल्स का वो कौन सा फ्रैक्शन है जिसके अंदर जो है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रही है मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की। तीसरा फैक्टर कि कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, फ्रैक्शन कितना है मॉलिक्यूल्स का जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो अच्छा छठा पोस्टुलेट भी है। छठा पोस्टुलेट कहते हैं कि वेरिएशन इन द रेट ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन वगैरह हो गई, ये सारे आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, आप इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज होंगे तो रेट के अंदर भी चेंज आता है। क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप टेम्परेचर को ही चेंज करते हैं तो टेम्परेचर को चेंज करने से कोलिजन्स की चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स को चांस मिले कि वो इफेक्टिव कोलिजन कर सके। तो ज़ाहिर है जब मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, आप टेम्परेचर हाई करें, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी तो ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नो एबल टू क्रॉस द एक्टिवेशन बैरियर। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग जो है वो उसमें भी अर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट इज आल्सो एन एक्सटर्नल फैक्टर्स। कैटलिस्ट जब भी आप ऐड करेंगे तो कैटलिस्ट हमेशा क्या करेगा, यही जो आपका एक्टिवेशन बैरियर है ई ए की वैल्यू है इसको थोड़ा सा लोअर कर देगा। लोअर करेगा तो यहाँ पे रिएक्शन को एक नया पाथ मिल जाएगा, एक नया रास्ता मिल जाएगा कि वो प्रोडक्ट्स की फॉर्म में चेंज हो जाए। ठीक है, तो कैटलिस्ट जस्ट इन्हांस करता है रिएक्शन की रेट को बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन बैरियर, एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इंक्रीजेज इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है, अच्छा अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी हम लोगों ने यही बात की कि रेट ऑफ रिएक्शन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट फैक्टर है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल आपके पास 2 रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, और वो चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, तो आपके पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए के और बी के कितने कोलाइड कर रहे हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, दैट इज़ अ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब इस इक्वेशन के अंदर आपके पास जो एन ए बी है वो क्या है, आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेकंड फैक्टर वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सेकंड फैक्टर वो डिपेंड कर रहा है कि के स्टार यानी कि कौन से ऐसे सॉरी ई स्टार है। ई स्टार का मतलब है कि कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, मतलब आप ये कह लें कि इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, कि वो ऐसी एनर्जी जो कि वो प्रोडक्ट्स की फॉर्म में चेंज होने के लिए चाहिए। थर्ड फैक्टर इज़ द पी इज़ द प्रोबेबिलिटी फैक्टर। यही चीज़ हम लोगों ने, यही तीनों फैक्टर्स हम लोगों ने लास्ट वाले के अंदर डिस्कस किए थे पोस्टुलेट के अंदर, लास्ट वाले पोस्टुलेट के अंदर, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। एक, मॉलिक्यूल्स के पास कोलिजन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सेकंड वन कि उनके पास एनर्जी है या नहीं है एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करने के लिए, थर्ड वन इज़ अ प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर एक्सप्लेन करता है आपको ओरिएंटेशन फैक्टर, कि कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास चांसेस हैं कि वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के अंदर जो है वो कोलाइड कर सकते हैं। तो इन तीनों फैक्टर्स को अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट्स हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिए। अब पी का एक और नाम भी होता है, एक हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, ओरिएंटेशन फैक्टर बोलते हैं, और थर्ड वन इसका नाम होता है स्टीरिक फैक्टर। ये 3 चीज़ें, ठीक हो गया। अच्छा अब हम लेके चलते हैं आगे, नेक्स्ट में क्या होगा। हमने इसके अंदर बात की थी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, बाकी चीज़ें तो सिंपल हैं, हम लोग निकाल लेंगे। एन ए बी खुद किसकी इक्वल है, एन ए बी जो है ना डेट इज़ द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये खुद इक्वल है 8 पाई
RT MA प्लस MB डिवाइडेड बाय MA मल्टीप्लाइड बाय MB डी स्क्वेयर NA और NB। और यहाँ पे जब ब्रैकेट क्लोज होती है तो ये इक्वल आ जाता है 1/2। ठीक हो गया। कुलियन फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ये एक प्रपोज्ड इक्वेशन है। मैथमेटिकली हम लोग इसको इसी तरीके से लिखते हैं कि कुलियन फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है किस किस चीज़ों पर। मॉलिक्यूलर मैसेस के रिएक्टेंट ए जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मैस कितना है, रिएक्टेंट बी जो है उसका मॉलिक्यूलर मैस कितना है। ठीक है, नीचे भी मॉलिक्यूलर मैसेस के फैक्टर हैं तो वो इन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। कुलियन फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर भी। टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो कुलियन फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे ये जो डी का फैक्टर है ये क्या है, दिस डी फैक्टर इज द कुलियन डायामीटर। व्हाट इज कुलियन डायामीटर। दो मॉलिक्यूल जब आपस में टकराएंगे तो उन मॉलिक्यूल्स के जो सेंटर यानी कि जो न्यूक्लियस है उनके दरमियान का जितना डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज द कुलियन डायामीटर। ठीक है, इसको बाद जगहों पर सिग्मा से भी डोनेट करते हैं, इसको बाद जगह पर हम डी से भी डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने डी ले लिया। अब एन ए और एन बी क्या चीज़ें हैं। स्मॉल एन आपको शो करेगा मोलर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दिस वन इज द मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके अंदर जो चेंजिंग पैरामीटर हैं वो ये सारे हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर मैसेज हैं, MA है, MB है, उसके बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वेरिएशन है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा NA है, स्मॉल NA, NB और D यानी कि कुलियन डायमीटर है। ये सारे वेरिएबल्स हैं, ये कुलियन फ्रीक्वेंसी को चेंज करने होंगे। इसके अंदर जो MA और MB है और मोलर मैसेज है ये भी चेंजेबल फैक्टर्स हैं, क्योंकि ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने कौन से वाला रिएक्टेंट्स लिए हैं। अगर आप रिएक्टेंट्स को चेंज करेंगे तो फिर कुलियन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हर रिएक्टेंट के लिए डिफरेंट आएगी, कुलियन डायमीटर डिफरेंट आएगा। टेम्परेचर का वैसे एक्सटर्नल फैक्टर है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तब भी चेंज होगा। 8πr इसके अंदर कांस्टेंट होना चाहिए। 8πr कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू आपको पता होती है कितनी होती है, 3.14। टेम्परेचर की आर की वैल्यू जनरल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर 0.0821 होती है। ठीक है, तो आर इज़ द, यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर आप गैसेस के लिए कर रहे हैं तो आर इज इक्वल टू 0.0821 एटमोसफेयर DM³ पर मोल पर केल्विन। दिस वन विल बी द यूनिट। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू इक्वल होती है 3.14 की। तो ये पूरा फैक्टर इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये जो ऊपर हम लोगों ने जनरल रिएक्शन लिया है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो मैं यहाँ पे K2 ले लेती हूँ, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए जब मैं रेट लिखूँगी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली रिलेटेड है किस चीज़ के, दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, रेट कांस्टेंट आया, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। तो सपोज करो कि एक यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन ली है मोलर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा Na और यहाँ पे आ जाएगा Nb। यही इक्वेशन बन जाएगी रेट की। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ये रेट लॉ की वो वाली इक्वेशन है जो कि एक्सप्लेन कर रही है कि रेट जो है वो दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। K2 is the rate constant for the bimolecular reaction. Na and Nb represent the number of moles of A and B respectively per unit time. ठीक है, अब अच्छा लेट्स सपोज के ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है NAB वाली जो इक्वेशन है, लेट्स सपोज करो कि इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दिया था, और ये जो इक्वेशन है सपोज करो कि इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया था। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं इस इक्वेशन को। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें।
कंपेयर करने से अच्छा, हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एन ए बी की वैल्यू को इस अबव इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंपैरिजन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो एन ए बी की वैल्यू इसके अंदर पुट करें, ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर इसके अंदर पुट करें तो वैल्यू बनती है रेट इज़ इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू एन ए बी की, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 8πRT, ये बना एम ए प्लस एम बी और डिवाइडेड बाय एम ए डॉट एम बी। ठीक है, और उसके बाद ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होती है और 1/2 के फैक्टर के साथ, और फिर आती है डी स्क्वायर एन ए एन बी। ठीक है, और साथ में क्योंकि एन ए बी की वैल्यू पुट करने के बाद ये दोनों फैक्टर्स साथ में आएंगे, तो ये दोनों फैक्टर्स एज इट इज़ मल्टीप्लाई करवा दें, ई स्टार ओवर आर टी। ठीक है, और साथ में आपका प्रोबेबिलिटी का फैक्टर, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। लेट्स सपोज इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। अब आप क्या करें, अब आप कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि हम इसको कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 और 3 को कंपेयर कर लें, 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, वो यहाँ पे देखें, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड रेट है, यहाँ पे देखें रेट है, दोनों की इक्वेशन सेम हो जाएगी, तो मतलब दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो हम लोगों ने लिख लेनी। तो ये इक्वल आ जाएगा एन ए एन बी इज इक्वल टू 8πRT एम ए प्लस एम बी डिवाइडेड बाई एम ए मल्टीप्लाई बाई एम बी डिवाइडेड, ये पावर है 1/2, फिर है डी स्क्वेयर, फिर है एन ए एन बी 2, उसके साथ आ रहा है ई माइनस ई स्टार ओवर आर टी, और उसके साथ आ रहा है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ठीक हो गया। अब इसमें से कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं, एन ए बी और एन ए बी, एन ए एन बी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए पूरा फैक्टर। पीछे इक्वेशन क्या बची, इक्वेशन बचती है K2 इज इक्वल टू 8πRT एम ए प्लस एम बी डिवाइडेड बाई एम ए मल्टीप्लाइड बाई एम बी, और ये होल इसके ऊपर पावर है 1/2 डॉट, पीछे रह गया पी और डी, पी और डी को मिला के मैं लिख देती हूँ पी डी स्क्वायर, और उसके साथ एक एक्टिवेशन एनर्जी का, मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म में एनर्जी का फैक्टर आ जाता है, ये चीज़। अच्छा, अब इसमें से हम लोग ऐसे करते हैं, ये जो पूरा फैक्टर है इसमें से हम टेम्परेचर के फैक्टर को अलग कर लेते हैं, T इज इक्वल टू, और बाकी फैक्टर्स को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, सपोज करो कि मैंने फैक्टर ले लिया 8πRT, टी को मैंने अलग करना है तो टी को मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, एम ए प्लस एम बी एम ए एम बी, और इसके ऊपर होल पावर आ जाएगी 1/2, और इसके साथ आ जाएगा पी डी स्क्वायर, और यहाँ पे मैं क्योंकि टेम्परेचर अलग किया था और टेम्परेचर की पावर भी थी 1/2, और उसी के साथ आपकी ये एक्टिवेटेड एनर्जी की फॉर्म में ये भी चीज़। ठीक हो गया। अब ये जो पूरा फैक्टर है ना, इस पूरे फैक्टर को मैं डी के इक्वल पुट करी। ठीक है, तो इस पूरे फैक्टर को जब मैं डी के इक्वल पुट करूँगी तो K2 किसके इक्वल आ जाएगा, K2 इक्वल आ जाएगा डी टेम्परेचर उसकी पावर हाफ, फिर E माइनस ई स्टार ओवर आर टी। तो ये वाला पूरा फैक्टर आपके पास, K2 का फैक्टर जो है वो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर D किसकी इक्वल आया है, D इक्वल आया है 8πR एम ए प्लस एम बी डिवाइडेड बाई एम ए मल्टीप्लाइड बाई एम बी, और इसकी पूरी पावर है डेट इज़ द 1/2, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पी डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास पूरी जो है वो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन के अंदर आपको क्या शो हो रहा है, ये इक्वेशन बिल्कुल सेम ऐसी ही है जैसे आपके पास आर्हीनियस इक्वेशन है, जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ। ठीक है, लेकिन
उसमें जो रेट कांस्टेंट था ना, वो आपका चेंज हो रहा था एक्सपोनेंशियल फैक्टर के साथ, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो टेम्परेचर का एक्सपोनेंशियल फैक्टर था आर्हेनियस में, लेकिन इसमें आपका ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होगा ना, वो फंक्शन होगा टेम्परेचर का। तो इसके लिए हम लोगों को कंपैरिजन लेना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वेशन के साथ, आर्हेनियस की इक्वेशन के साथ, और अपनी प्रेजेंट इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो हम लोगों को इस इक्वेशन को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आर्हेनियस की इक्वेशन थी K इज इक्वल टू AE माइनस EA ओवर RT, ठीक है, ये वाली इक्वेशन थी। तो दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने लेकर चलना है। तो हम लोग इस इक्वेशन के ऊपर सेम वही केसेस अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले टॉपिक में आर्हेनियस की इक्वेशन के अंदर अप्लाई किए थे, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे लेकर चलते हैं। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन आई है। अब इस इक्वेशन के ऊपर आप क्या अप्लाई करें, इस इक्वेशन के ऊपर हम लोग नेचुरल लॉग अप्लाई करें। नेचुरल लॉग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस की थ्योरी को विद द कुलियन थ्योरी। हम लोग कुलियन थ्योरी के साथ आर्हेनियस की थ्योरी को कंपेयर करें। तो सेम इस इक्वेशन के ऊपर हम लोग नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या बनेगी? नेचुरल लॉग ऑफ K2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ D प्लस, जब नेचुरल लॉग लेते हैं तो पावर हमेशा किस में आ जाती है? स्टॉट में आ जाती है। तो ये बन जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग T माइनस, ये वाली पावर भी स्टार्ट में आ जाएगी, E स्टार और RT, और ये क्या बन जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ E। अब आपको पता है कि जो नेचुरल लॉग ऑफ E होता है वो हमेशा किसकी इक्वल होती है? नेचुरल लॉग ऑफ E आपको पता है उसकी बेस कितनी होती है? 1। तो इस इक्वेशन के अंदर ये वाला फैक्टर जो है वो 1 की इक्वल आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी? नेचुरल लॉग ऑफ K2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ D प्लस हाफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ T माइनस E स्टार ओवर RT। ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन आपके पास आ गई। अब आप क्या करें? अब आप ऊपर वाली इक्वेशन को 1/2 के साथ डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएटिंग above इक्वेशन बाय 1/t, 1/t के साथ डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी D नेचुरल लॉग ऑफ K2, इसको डिफरेंशिएट करना है, D नेचुरल लॉग ऑफ K2 डिवाइडेड बाय D 1/t, 1/t के साथ डिफरेंशिएट करें, ठीक है, इज इक्वल टू D नेचुरल लॉग ऑफ D डिवाइडेड बाय D 1/t। इस फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन। फिर यहाँ पर T है, T प्लस में है। अगर मुझे इसको माइनस में करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? स्टार्ट में माइनस लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं माइनस ले रही हूँ और नेचुरल लॉग 1/t है अब, ठीक है, मतलब यहाँ पे नेचुरल लॉग 1/t के इक्वल है। तो इसके साथ मैं ले रही हूँ डिफरेंशियल, और इसको मैं डिफरेंशिएट भी कर रही हूँ 1/t के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें साथ में 1/2 भी क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई हो रहा था, ऐसे 1/2, और यहाँ पे माइनस। उसके बाद क्या था? उसके बाद है E स्टार डिवाइडेड बाय R, और यहाँ पे 1/t है। तो 1/t को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू 1/t, ऐसे, ठीक है। अब देखें इक्वेशन क्या बनती है। इक्वेशन बन जाएगी D नेचुरल लॉग ऑफ K2 डिवाइडेड बाय D 1/t इज इक्वल टू, किसकी इक्वल आ रहा है? ये क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? 0। ये 0 के इक्वल आ जाएगा, माइनस, उसके आगे क्या आ गया? -1/t 1/2।